Hello India, how are you all? I hope and I wish you all are fine. So today we are going to study the topic which is really going to be very interesting, and the topic is relative velocity. थोड़ा सा इसके नाम के साथ कोरिलेट करते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक के रेस्पेक्ट में, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में किसी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी. एक डेफिनेशन मैंने यहां लिख रखी है जिसको पढ़ते ही आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा. फिर भी एक बार रीड करते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द अदर. एक बात तो निश्चित है, क्लियर है, रिलेटिव वेलोसिटी की जब भी बात होगी तो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स की मोशन का या वेलोसिटीज का कंपैरिजन किया जाएगा. तो इसी डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी तक की डिस्टेंस 10 मीटर है और इस डिस्टेंस को ये ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कवर करती है. और दूसरी कोई ऑब्जेक्ट है जो सी से डी तक की डिस्टेंस को, जो कि 7 मीटर है, इस डिस्टेंस को 1 सेकंड में कवर करती है. ऑब्जेक्ट 1 10 मीटर की डिस्टेंस 1 सेकंड में, ऑब्जेक्ट 2 7 मीटर की डिस्टेंस 1 सेकंड में. तो अब हम देख सकते हैं दोनों ने एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट किया. 1 सेकंड में पहली ऑब्जेक्ट 10 मीटर चली और 1 सेकंड में दूसरी ऑब्जेक्ट 7 मीटर चली. नाउ वी विल सी, हम देखेंगे कि पहली ऑब्जेक्ट दूसरे के कंपैरिजन में कितना ज्यादा चली है. सर 10 - 7 मतलब 3 मीटर एक्स्ट्रा चली है. कितने टाइम में? 1 सेकंड में. तो बस यही डेफिनेशन हो जाती है, यही इसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है. कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द अदर. इसकी पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुई. ये टोटल 10 चली, ये टोटल 7 चली, तो इसके रेस्पेक्ट में इसने 3 मीटर एक्स्ट्रा चला है. और कितने टाइम में चला है? इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 1 सेकंड में. तो ये ऑब्जेक्ट 3 मीटर एक्स्ट्रा पर सेकंड चल रही है. इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. मतलब कोई ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा चल रही है पर सेकंड, यही कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी. तो हम लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला. रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन पोजीशन ऑफ, पहली ऑब्जेक्ट के लिए 1 विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट सेकंड, चेंज इन पोजीशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू द 2 अपॉन में टाइम. तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है. पहली ऑब्जेक्ट की पोजीशन दूसरी के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुई है अपॉन में कितने टाइम में चेंज हुई है, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है. अब इसी को सिंबलिक फॉर्म में लिख सकता हूं मैं. वेलोसिटी किसकी? पहली ऑब्जेक्ट की, फर्स्ट की. किसके रेस्पेक्ट में? सेकंड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में. तो इसको रीड करेंगे वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2. वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोजीशन. कितना चेंज हुई है पोजीशन? तो पोजीशन चेंज कैसे निकालेंगे? पोजीशन चेंज निकालने के लिए हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2, ये चेंज इन पोजीशन हो जाएगा, अपॉन में टाइम. चेंज इन पोजीशन निकालने का तरीका यही होगा, पहली की पोजीशन माइनस दूसरी की पोजीशन अपॉन में टाइम. अब इस टाइम को दोनों के नीचे कंसीडर करके अगर हम देखें तो पोजीशन अपॉन टाइम, पोजीशन ऑफ 1 अपॉन में टाइम, ये क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा वेलोसिटी. किसकी? पहली ऑब्जेक्ट की. पोजीशन ऑफ 1, पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ, या फिर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ही कन्वर्ट कर लेता हूं. पोजीशन ऑफ 1 की जगह लिख लेता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1. पोजीशन भी कह सकते हैं या फिर इसी को डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 अपॉन में टाइम. और अब ऐसे देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 1
डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 अपॉन में टाइम, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगी वेलोसिटी किसकी, फर्स्ट की, v1। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, माइनस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी वेलोसिटी होगा लेकिन ये किसकी होगा, 2 की, तो v1 माइनस v2, ये फॉर्मूला हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी का। हाउ वी कैन रीड इट, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू द 2 इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर देते हैं, v1 माइनस v2, पहले 1 आया है बाद में 2 आया है, तो फर्स्ट v1 माइनस सेकंड वाला कौन सा है 2, तो v2, तो v12 इज इक्वल टू हो जाता है v1 माइनस v2। इसी तरीके से हम इस एग्जांपल को भी सॉल्व कर सकते थे। इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू द 2 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 1, पहले की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर, 1 सेकंड में चला है तो 10 मीटर पर सेकंड, ओके, माइनस दूसरे की वेलोसिटी कितनी है 7 मीटर पर सेकंड, तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है 3 मीटर पर सेकंड। कैसे कैलकुलेट किया हमने v12 को, v1 पहले की वेलोसिटी माइनस v2 सेकंड की वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता v21, तो v21 इज इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v2 माइनस v1, v2 बोले तो सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, सेकंड ऑब्जेक्ट बोले तो ये वाली ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी कितनी है इसकी 7 मीटर पर सेकंड, माइनस v1, v1 बोले तो पहली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, पहली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना आता है माइनस 3 मीटर पर सेकंड। अब आप यहां पे रिलेशन देख सकते हैं, v12 की जो वैल्यू आ रही थी वो v21 की वैल्यू के अपोजिट है, मतलब हम लिख सकते हैं यहीं से v12 का फॉर्मूला हो गया, v21 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, v21 इज इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस v1, और यहां पॉइंट डाल दोगे, पॉइंट लिख दोगे, सिंस v12 इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ v21, वेक्टर भी लगा सकते हो क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब तक हमने यहां से सीखा, डेफिनेशन देखी सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी की, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में पर सेकंड कितना चेंज हो रही है। यहां पे मैंने एक एग्जांपल की हेल्प से आपको यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी एक्सप्लेन की, उसके बाद मैंने फॉर्मूला देखा, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज इन पोजीशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू द 2 अपॉन में टाइम। चेंज इन पोजीशन कैसे निकालेंगे, पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2 अपॉन में टाइम। पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं फिजिक्स के टर्म्स में, तो पोजीशन ऑफ 1 की जगह डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 और उसी तरीके से पोजीशन ऑफ 2 की जगह डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 अपॉन में टाइम। इस टाइम को दोनों के नीचे कंसीडर करके डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 अपॉन में टाइम क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ 1, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 अपॉन में टाइम क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ 2, तो v12 की वैल्यू हो जाती है v1 माइनस v2। ऐसे ही v21 अगर निकालना होता, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू द 1 अगर निकालना होता तो हम कैसे निकालते, v2 माइनस v1 वाले फॉर्मूला से। ध्यान ये रखना है जो पहले आया है तो यहाँ 2 पहले आया है, वो पहले आएगा, माइनस दूसरे वाला है, दूसरा कौन सा है 1, तो माइनस v1। तो यहां से मैंने इस एग्जांपल को क्लियर करके भी बताया, और एक और चीज हमने फाइंड आउट की यहां से कि v12 जो होता है वो नेगेटिव ऑफ v21 के बराबर होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम रिलेटिव वेलोसिटी के रिगार्डिंग कुछ ग्राफ्स स्टडी करने जा रहे हैं, और पहला ग्राफ है अपना बड़ा ही इंटरेस्टिंग वन है। पहला ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। पहला ग्राफ है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूव विद सेम वेलोसिटी, जब दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव कर रही होंगी तो उनके लिए रिलेटिव वेलोसिटीज के लिए ग्राफ बनाऊंगा, मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। पोजीशन टाइम मतलब y एक्सिस पे पोजीशन ले रहा हूं और x एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं। मान लो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन मान लो 5 मीटर की दूरी पे थी, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 10 मीटर दूर था। यहां इस पोजीशन से मान लो दोनों ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया सेम वेलोसिटी के साथ, और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक जो ऑब्जेक्ट थी यहां से ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पे है, और दूसरी जो ऑब्जेक्ट है ओरिजिन से वो 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, और दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन से 10 मीटर पर सेकंड के साथ या किसी भी सेम वेलोसिटी के साथ चलना स्टार्ट किया। हम भी स्टार्ट करते हैं।
ओके देखिए एक बात क्लियर है कि यहां पे बता रखा है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स सेम वेलोसिटी से चल रही हैं। अब पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं सर? स्लोप ऑफ, हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ एक्सटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? इज इक्वल टू वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमेशा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वेलोसिटी कैसी है? दोनों की सेम है। तो मैं बराबर स्लोप की दो लाइंस ड्रॉ कर दूंगा, ऑब्जेक्ट 1 के लिए, ऑब्जेक्ट 2 के लिए। ऑब्जेक्ट 1 की जो पोजीशन थी वो मान लो x1 थी, ऑब्जेक्ट 2 की जो इनिशियल पोजीशन थी वो x2 थी। ये ऑब्जेक्ट 1 हो जाएगी, ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगी। स्लोप समझ में आता है? स्लोप मतलब झुकाव, tan थीटा। इस ग्राफ का x एक्सिस के साथ, x एक्सिस ड्रॉ करके देख सकते हो, जितना एंगल होगा उतना ही दूसरे ग्राफ का भी x एक्सिस के साथ एंगल सेम होना चाहिए। मान लो ये θ1 है और दूसरा ये जो एंगल है θ2 है। पहली ऑब्जेक्ट के द्वारा x एक्सिस से बनाया गया एंगल θ1 है और दूसरी ऑब्जेक्ट का x एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल θ2 है। क्योंकि वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है तो दोनों के स्लोप भी सेम होंगे, मतलब एंगल जो है दोनों के सेम होंगे। क्योंकि θ1 जो है वो θ2 के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ 1 जो है वो स्लोप ऑफ 2 के बराबर है। स्लोप सेम होने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ 1 जो है वो वेलोसिटी ऑफ 2 के बराबर है। तो ये हो जाता है पोजीशन टाइम ग्राफ किसके लिए? रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। कौन सी कंडीशन में? जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो। लेकिन अगर दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो तो बच्चा क्या होगा? अभी मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं पहली जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी दूसरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इसके लिए ग्राफ कैसा आएगा ये डिस्कस करने अब मैं जा रहा हूं। तो मैंने बता दिया है v1 इज ग्रेटर देन v2 है, वही अपना पुराना ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, y एक्सिस पे पोजीशन, x एक्सिस पे टाइम, दोनों की पोजीशन वही। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक पर्सन ओरिजिन से 5 मीटर की डिस्टेंस पे, t इज इक्वल टू 0 पे 5 मीटर की डिस्टेंस पे, दूसरा पर्सन t इज इक्वल टू 0 पे थोड़ा आगे मान लिया, मान लो 10 मीटर की डिस्टेंस पे था, यहां था t इज इक्वल टू 0 पे। तो ये 1 के लिए, ये 2 के लिए। पहले की पोजीशन x1 टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x1 था, दूसरी की पोजीशन टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x2 हुआ करती थी। अभी मुद्दा ये है कि v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2 और वेलोसिटी जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है सर? स्लोप से। और स्लोप मतलब tan थीटा, मतलब एंगल। तो v1 बड़ा है, पहले की वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब इसका x एक्सिस के साथ जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा, और दूसरी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो स्लोप है x एक्सिस के साथ वो इतना नहीं होगा बल्कि इससे कम होगा, इस तरीके से। तो इसका जो स्लोप है वो मैंने मान लिया θ1 है, और दूसरी जो ऑब्जेक्ट है उसका स्लोप कम है तो θ2 मान लिया। पहली ऑब्जेक्ट का स्लोप θ1 और दूसरी ऑब्जेक्ट का स्लोप कम रखा है θ2 मान लिया। क्यों कम रखा है समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो स्लोप है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वेलोसिटी जो है पहले की ज्यादा है तो उसका एंगल भी ज्यादा रखना होगा। तो यहां बता देंगे कि θ1 जो है वो θ2 से ज्यादा है, मतलब स्लोप ऑफ 1 जो है वो स्लोप ऑफ 2 से ज्यादा है। स्लोप ऑफ 1 स्लोप ऑफ 2 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ 1 जो है वेलोसिटी ऑफ 2 से ज्यादा ली गई है। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है इस ग्राफ में? ग्राफ तो बन गया है, ये कौन सा पॉइंट है? किसने कहा सर ये वो पॉइंट है जिस पर वेलोसिटी सेम हो जाएंगी? मान लो रिंकी ने कहा सर ये वो पॉइंट है जिस पे वेलोसिटी सेम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा है क्या? सरिता सोचो, यही है क्या जो रिंकी ने सोचा? क्या आप भी ऐसा ही सोचते हो? नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअल में।
ये देखिए स्लोप तो हमेशा 1 का ज्यादा ही था, 2 का स्लोप हमेशा कम ही था, मतलब वेलोसिटी तो 1 की हमेशा ज्यादा थी, 2 की हमेशा वेलोसिटी कम हुआ करती थी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पोजीशन के बारे में बता रहा है। ये ग्राफ कौन सा है? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ से हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है? पोजीशन की। तो ये टाइम t इज इक्वल टू पहले की पोजीशन यहां थी, पहली जो ऑब्जेक्ट थी वो यहां पहुंच चुकी है। ऐसे ही इस वाले टाइम पे, इस टाइम पे दूसरी ऑब्जेक्ट भी थोड़ा सा आगे बढ़ के इस पोजीशन पे है, मतलब दोनों की पोजीशन सेम है। दोनों की पोजीशन सेम है मतलब यहां पे दोनों मिल रहे हैं। क्लियर? पहले दोनों की पोजीशन अलग अलग थी, दोनों ने चलना स्टार्ट किया, अलग अलग वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया। पहले ने थोड़ा ज्यादा, जो पीछे हुआ करता था उसने थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी से चला, जो आगे है वो थोड़ा स्लो चला। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां वो दोनों मिलेंगे। तो ये वो दूरी है ओरिजिन से, ये वो दूरी है जहां पे दोनों मिल रहे हैं। तो ये ग्राफ हो जाता है v1 इज ग्रेटर देन v2 के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर जो पोजीशन टाइम ग्राफ हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर तीसरी सिचुएशन है ये करके दिखाओ। क्या? दूसरी वाली जो ऑब्जेक्ट थी अभी उसकी वेलोसिटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में ड्रॉ करूंगा वही पुरानी बातें, y एक्सिस पे पोजीशन और x एक्सिस पे लूंगा मैं टाइम को। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और सिचुएशन मेरे पास ये है। ओके, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट 1 5 मीटर की दूरी पे थी मान लिया, और ऑब्जेक्ट 2 10 मीटर की दूरी पे थी। तो ये ऑब्जेक्ट 1 की पोजीशन x1 और ऑब्जेक्ट 2 की पोजीशन x2। ओके, स्लोप किसका ज्यादा है सर? v2 का ज्यादा है। यहां से जो ऑब्जेक्ट चलेगी उसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा है मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा है v2 की वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? स्लोप ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट की जाती है? स्लोप से। और स्लोप क्या होता है? एंगल, मतलब थीटा। थीटा किसके साथ सर? एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल बनेगा वो ज्यादा बनेगा। ओके, ये थीटा 2 है और इसकी वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी कम है मतलब स्लोप कम है, स्लोप कम है मतलब एंगल कम है, एंगल कम है मतलब एक्स एक्सिस के साथ इसका थीटा कम बनाना है। इतना नहीं बनाना है, कम बनाना है। तो इनके बीच की दूरी आप देख सकते हैं हमेशा बढ़ती जाएगी किसी भी टाइम पे। यहां चेक कर लो, मान लो पहले ये पोजीशन हुआ करती थी, इन दोनों के बीच की दूरी ये 5 मीटर दूर था ओरिजिन से, ये ओरिजिन से 10 मीटर दूर था, तो दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर हुआ करती थी। लेकिन किसी और टाइम पे यहां अगर देखो तो इसकी पोजीशन ये है और इसकी पोजीशन यहां है, यहां कहीं, तो इनके बीच की दूरी अब 5 मीटर से बढ़ चुकी है। तो ये तो मैंने एक बेसिक ज्ञान आपको दे दिया जिसकी कोई खास जरूरत नहीं थी आपको। तो ये है v1 लेस देन v2 के लिए ग्राफ। तो हम यहां बता देंगे सर थीटा 2 जो है, थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से कम है। ओके, थीटा 1 कम है मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 जो है वेलोसिटी ऑफ 2 से कम है। या फिर पहले स्लोप बता सकते हो, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 है, इसका मतलब है स्लोप ऑफ 1 जो है वो कम है किससे? स्लोप ऑफ 2 से। ओके, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी ऑफ 1 इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ 2। अभी एक क्वेश्चन आया है, रोहित और प्रतीक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सर ठीक है, अगर एक की वेलोसिटी इधर है दूसरे की वेलोसिटी भी इधर है, तो आपने माइनस कर लिया v1 माइनस v2, मतलब आपने v12 कैलकुलेट करना था तो v1 माइनस v2 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर एक की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है दूसरे की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, तब क्या करेंगे? तब कैसे रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे? क्या उस केस पे भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा? तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो रोहित, प्रतीक एंड ऑल ऑफ यू सीट बेल्ट बांध के बैठे, अब जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो बात सही है, फॉर्मूला क्योंकि हम डेराइव कर चुके हैं कि V12 या V21 होता है, मान लो V21 लिख दिया तो V21 इज इक्वल टू होता है V2 माइनस V1। पहला तो यहां पहला 2 वाला था तो V2 माइनस दूसरा वाला तो बाद में कौन सा आया है 1 तो माइनस V1। फॉर्मूला तो ठीक है। अब मान लो डायग्राम देख लो, V1 ऐसा दिया गया था और V2 ऐसा दिया जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अभी जो वेलोसिटीज हैं वो विद डायरेक्शन आपको ऐसी दी जा रही हैं, V1 इधर V2 इधर। अब V2 माइनस V1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली तो माइनस नहीं कर सकते सर, सिंपली माइनस क्यों नहीं कर सकते? सिंपली माइनस क्यों नहीं कर सकते? उमान सोच रही है सिंपली माइनस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज का सम हम वेक्टर के तरीके से करते हैं, डायरेक्शंस को कंसीडर करके। ओके, देखते हैं आगे। तो अभी मुझे V2 माइनस V1 निकालना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं V2 की जगह पर V2 ही, और यहां प्लस लगा के और V1 को माइनस लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस वो एग्जैक्टली आना वही है। तो अब मैं इसको ऐसे रीड कर सकता हूं, वेक्टर V2 प्लस माइनस वेक्टर V1। V2 और माइनस V1 को मुझे जोड़ना है और दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। दो वेक्टर्स के एडिशन, इसका डेरिवेशन आगे आप करेंगे, अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा। दो वेक्टर्स के एडिशन का क्या फॉर्मूला है वो देख लेंगे, उससे पहले मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा। देखो V2 सेम है, कुछ नहीं हुआ उसके साथ, यही रहेगा वेक्टर V2, लेकिन माइनस वेक्टर V1 ले लिया है। अब हमने एडिशन करने के लिए V1 का साइन चेंज कर दिया और उसको माइनस वेक्टर V1 बना दिया है। V1 इधर हुआ करता था तो माइनस वेक्टर V1 किधर होगा सर? इधर होगा। चेंज हो जाएगी ना डायरेक्शन, नेगेटिव वेक्टर अपोजिट हो जाता है। V1 इधर हुआ करता था तो माइनस V1 इस डायरेक्शन में होगा। ओके, ये एंगल कितना हुआ करता था सर? ये एंगल थीटा। तो अब कितना हो जाएगा दोनों के बीच का एंगल सर? 180 माइनस थीटा। ये एंगल थीटा हुआ करता था, स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 बनता है, तो ये कितना बचेगा? 180 माइनस थीटा एंगल बचेगा। अब यहां से मैं दो वेक्टर्स के एडिशन का फॉर्मूला लगाना चाहूंगा। दो वेक्टर्स के एडिशन का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं पहले सिंपली फॉर्म में, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है सिंपली नहीं जोड़ लिया जाता, तो फिर कैसे आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट? इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा R इज इक्वल टू पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर, दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब केवल मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन नहीं लेनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है, इसको अपने दिमाग और जहन में बिठा लो। वापस से मेरी बात सुन लो, दो वेक्टर अगर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा दे रखा है और इन दोनों का अगर रिजल्टेंट मुझे फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जिसमें a क्या है? पहले का मैग्नीट्यूड, b दूसरे का मैग्नीट्यूड, थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। क्या मिल जाता है इससे सर? इन दोनों से, इस फॉर्मूले से रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया जाता है। ओके, अब इसको कंसीडर करो, इसका रिजल्टेंट होगा पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो V1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? V1 स्क्वायर। आप सोचोगे साइन कहां गया? आप सोचोगे और सोचना भी लाजमी है, साइन कहां गया? साइन तो केवल डायरेक्शन को बता रहा है, मुझे क्या लेना है यहाँ? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोले तो V1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी जो भी वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है तो उस 5 का स्क्वायर, डायरेक्शन नहीं लेनी है, मुझे भी तुझे भी। ओके, प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरा कितना है? V2, तो इसका स्क्वायर, प्लस 2V1 V2 दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों वेक्टर्स के माइनस वेक्टर V1 और V2 के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा, तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा। तो यही है वो फॉर्मूला जिससे मैं इन दोनों वेक्टर्स की रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूं, V21।
तो इस फॉर्मूले से मैं v21 का मैग्नीट्यूड पता कर सकता हूं, डायरेक्शन नहीं पता कर पाऊंगा, लेकिन इस फॉर्मूले से मैं क्या पता कर सकता हूं, v21 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। जैसे लास्ट टाइम केस लिए थे हमने, एक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे की वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड थी, तो पहले की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में आई थी 3 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन नहीं मिलेगी इस फॉर्मूला से, यहां डायरेक्शन नहीं मिलेगी मुझे, लेकिन मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का, कौन सी ऑब्जेक्ट की, सेकंड ऑब्जेक्ट की, किसके रेस्पेक्ट में, वन के ऑब्जेक्ट में। क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड। क्या नहीं मिलेगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए दूसरा फॉर्मूला है, यहां मैं उसको कंसीडर नहीं करने जा रहा हूं। इस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में, जहन में बिठा लो बहुत अच्छे से। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने इसी रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक को अब मैं एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझने की कोशिश करूंगा। देखिए न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, मैं लैंग्वेज समझा देता हूं डायग्राम से, लिख नहीं रहा हूं लैंग्वेज को। एक ट्रेन है जो कि मान लो इसका नाम है ए ट्रेन, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 54 किलोमीटर पर आवर है नॉर्थ डायरेक्शन में, और दूसरी जो ट्रेन है नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साउथ डायरेक्शन में चल रही है, और इसकी वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड दे दिया और डायरेक्शन बता ही दी कि एक की नॉर्थ है एक की साउथ है। तो पहले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू द बी। तो पहले में आपको ए वाली ट्रेन की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में पता करनी है। वापस से सुन लें क्वेश्चन क्या था। एक ट्रेन ए 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, दूसरी ट्रेन बी अपोजिट डायरेक्शन में मतलब साउथ डायरेक्शन में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब आपको VAB वेलोसिटी ऑफ ए कैसे रीड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू द बी फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होता है पहला माइनस दूसरा VA माइनस VB। ओके, VA कितना है सर, 54 है, और यहां होती है मिस्टेक, VB कितना है, माइनस साइन तो अपनी जगह पे आएगा, लेकिन VB कितना है सर 36, नहीं गलत। अब आप सोचोगे गलत क्यों है, सही तो है। रोहित बहुत सोच रहा है सर गलत क्यों है, VB 36 है तो 36 आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है रोहित, डायरेक्शन क्या है, इसकी VA की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो साइन कैसा आएगा सर, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव साइन आएगा तो -36 आएगा बंधु। ये नेगेटिव साइन को, इसका नेगेटिव साइन मत समझ लेना, ये नेगेटिव साइन तो फॉर्मूला में आ रहा है। इसके अलावा इनकी डायरेक्शंस का जो साइन है वो तुझे पुट करना पड़ेगा। नॉर्थ डायरेक्शन को तूने पॉजिटिव मान लिया, तो साउथ डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी, और उस नेगेटिव वेलोसिटी का साइन तुझे पुट करना होगा। 54 माइनस माइनस प्लस 36 कितना हो जाता है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना हो तो 5/18, याद कर 5/18 का कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 90 into 5/18 ये आ जाता है 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब दूसरा पार्ट जो फाइंड आउट कर रहा हूं मैं वो VBA फाइंड आउट करूंगा, वेलोसिटी ऑफ B, दूसरी वाली ट्रेन की वेलोसिटी पहली के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा VB माइनस VA। पहले वेक्टर की फॉर्म में लिखो और फिर कन्वर्ट करना। ओके, तो VB माइनस VA, वेलोसिटी ऑफ B विद डायरेक्शन कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ B विद डायरेक्शन सर 36 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन मैं अब भी साउथ वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूं, तो -36। अरे नॉर्थ वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं मैं, साउथ वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूं, और ये साउथ में चल रही है 36 से, तो -36 लिख दिया, ये माइनस साइन यहां एज इट इज रहेगा। अब वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए सर 54 किलोमीटर पर आवर, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन को कैसी मान रहा था मैं, पॉजिटिव, तो नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा तो +54 लिख दिया है, माइनस 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 90 किलोमीटर पर आवर आ चुका है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बाय जस्ट 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं
और फिर सॉल्व करते हैं और आंसर आ जाता है -25 मीटर पर सेकेंड। यहां कितना आया था? 25 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप देख सकते हैं। तो यहां से आ रहा है कि VAB जो है वो -VBA के बराबर होता है, और होना भी चाहिए। फिजिक्स ऐसा कहती भी है कि दो अपोजिट वेक्टर माइनस साइन के साथ बराबर होने चाहिए। एक इधर है, दूसरा उतने ही वेलोसिटी से इधर चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए जो है वेलोसिटी ऑफ बी के अपोजिट है, और उसी अपोजिट को नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, या फिर इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल। तो पहले फ्री फॉल को डिफाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं होता क्या है। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने छोड़ दिया तो वो जितने एक्सेलरेशन से गिरेगी, कितने एक्सेलरेशन से गिरती है? सर, अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसी को बोल देते हैं सर शॉर्ट में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से या तो नीचे की डायरेक्शन में गिर रही है, या आपने उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रखा है, तो इस टाइप की जो मोशन है उसको बोलते हैं फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर? तो कंडीशन है, जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और अर्थ के ऊपर किसी भी गिरती हुई ऑब्जेक्ट पे या ऊपर फेंकी गई ऑब्जेक्ट पे, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पे जो एक्सेलरेशन लगता है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। कितना लगता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, नीचे की डायरेक्शन में। चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकी गई है या तो आप ऊपर फेंक दो तब भी उस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लगेगा, या ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है तब भी इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लगेगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचेगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, अब फ्री फॉल के लिए जो इक्वेशंस होती हैं वो इक्वेशंस हैं v इक्वल टू u प्लस माइनस gt। पहली इक्वेशन, प्लस माइनस कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा भी डिस्कस करेंगे, और h इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन होती है फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। चलिए देखते हैं तीनों इक्वेशंस में साइन कब पॉजिटिव आता है कब नेगेटिव आता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी मान लो ये अर्थ है और मैंने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका है, किससे? वेलोसिटी u से, और हमेशा उस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है, कितना? g। दोनों एक ही साइड में है g, इसलिए यहां पे प्लस साइन आ जाता, इस इक्वेशन में प्लस साइन आ जाता, नेगेटिव नहीं आता। ऐसे ही इस वाली इक्वेशन को देख लो, अगर इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस का साइन आएगा यहां। ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस का साइन आएगा। लेकिन नेगेटिव साइन के लिए इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी u देके ऊपर की तरफ फेंकता, कहां? अप साइड, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लगता है। Since both the quantities are opposite in the direction, इसलिए यहां पे फिर नेगेटिव साइन आता, v इक्वल टू u माइनस gt आता। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ और है, नेगेटिव साइन आता। ऐसे ही यहां इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ और, तो नेगेटिव साइन आ जाता। तो अब इन्हीं डायरेक्शंस को क्लियर करने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं। देखिए, न्यूमेरिकल की पूरी लैंग्वेज में नहीं लिख रहा, न्यूमेरिकल आपको बता देता हूं क्या है। एक टावर है या बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग पे से एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया है ऊपर की तरफ। बॉल को फेंकेंगे, ऊपर जाके रुकेगी, फिर नीचे आ जाएगी, तो ऐसे करके ये यहां नीचे आ जाएगी। ए से
बी होते हुए सी, जमीन तक पहुंच जाएगी, मान लो यहां तक पहुंच गई। और इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है मान लो 6 सेकंड का। ये क्वेश्चन में दिया गया है 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। और ये जो टावर की हाइट है या बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमसे पूछी जा रही है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्वेश्चन वापस से समझें, एक टावर के ऊपर से इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, वो टॉप पे जाके बी पे जाके फिर वापस नीचे तक गिर जाती है, बॉटम तक आ जाती है। तो टावर के बॉटम को सी से रिप्रेजेंट हमने किया है। इस पूरे प्रोसेस में ए से पहुंच के ए से बी तक होते हुए सी तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो 6 सेकंड का लग रहा है। अब हमसे हाइट ऑफ टावर पूछी गई है, कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? हाइट पूछी जा रही है तो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या होती है? सर हाइट इज इक्वल टू यूटी प्लस जीटी स्क्वायर। अब आप सोचोगे सर साइन तो देखा ही नहीं आपने, देखेंगे। और ध्यान रखना पूरी मोशन ए से सी तक के लिए, पूरी मोशन के लिए इक्वेशन लगा रहा हूं। तो पूरी इक्वेशन के लिए मैं जब पूरी मोशन के लिए जब मैं इक्वेशन लगाऊंगा तो अब मुझे ये बताओ ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि डायरेक्शंस को कंसीडर कर रहे हैं। डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं तो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। देखिए ए बी सी का जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी, ए से बी तक जाएगा फिर बी से सी तक आएगा, तो ये डिस्टेंस तो ज्यादा होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट तो ए से सी की डायरेक्शन में डायरेक्ट चलने से जो डिस्टेंस मिल रही है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस मिल रही है वो है डिस्प्लेसमेंट, और वही मुझे चाहिए। इस इक्वेशन में वही मैं लिखूंगा। क्लियर है? डायरेक्शन इन्वॉल्व है, इनिशियल वेलोसिटी की भी डायरेक्शन लूंगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन लेनी है, तो मुझे ए से सी तक का डिस्टेंस नहीं, ए बी सी की डिस्टेंस नहीं, मुझे ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट लेना होगा। अब सुनो, ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट, ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा। अब मैं हालांकि बता रहा हूं आपको कि डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा और एच नेगेटिव आएगा, लेकिन अभी मैं कोई साइन पुट नहीं कर रहा हूं। क्यों? वो आंसर में अपने आप आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 19.6, टोटल टाइम कितना लग रहा है 6 सेकंड का। और अब देखें इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी और इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है, तो यहां साइन आएगा माइनस हाफ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती कितनी है 9.8 और t का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36। और इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है h की वैल्यू -58.8 मीटर इसका आंसर आता है। चलिए इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।